नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इतिहास के प्रथम चैप्टर के बारे में। प्रथम चैप्टर कहना उचित ना होगा, क्योंकि मैं पूरी यूनिट को समझने का प्रयास करूंगा आज के वीडियो के माध्यम से। तो चाहे इकाई संख्या एक में बेसिकली 2 से 3 चैप्टर या 4 चैप्टर या 2-3-4 क्लास में कवर किया जाता है, बेसिकली छोटी छोटी क्लास में। लेकिन मैं चाहता हूं कि कई सारी क्लासेस से अच्छा होता है कि एक ही जगह पर एक ही क्लास में कम से कम एक आध घंटे की क्लास हो और उसमें सारे यूनिट्स को, मतलब कि सारे यूनिट के चैप्टर जो हैं उसको समझा दिए जाए। तो आज का जो वीडियो है बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपका सब्जेक्ट है मध्यकालीन इतिहास, यानी केवल इतिहास या मध्यकालीन इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास अलग सब्जेक्ट है, उसको हम अलग समझेंगे, उसका सिलेबस अलग है, ठीक है। और ये इसका सिलेबस अलग है। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में, खास करके 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का इतिहास आपको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या एक में बेसिकली यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, क्यों आखिरकार यूरोपीय लोग जो है भारत में, या भारत में नहीं बल्कि पूर्वी देशों के प्रति यात्रा के लिए क्यों उत्सुक हुए, आखिरकार कौन सी ऐसी चीजें थी जो उनको यात्रा के लिए अपनी तरफ आकर्षित करी, चाहे वास्को डिगामा रहा हो, चाहे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क रहा हो, या कोई भी रहा हो, अल्मीडा रहा हो, कुछ भी रहा हो, या फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या कोई भी कंपनी जो आई है जो पश्चिम जगत से पूरब में, वो क्यों आई? व्यापार करने के लिए आई। और व्यापार किन चीजों का? मसालों का व्यापार। अब मसाले क्या थे? जैसे काली मिर्च हो गई और तमाम प्रकार के और व्यापार मसालों को लेकर के हुआ करते थे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक हुआ करता था। अभी हम लॉजिक को समझेंगे, उससे पहले आप जान लीजिए कि ये 2027-28 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये बैच, ठीक है। और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। इसमें लास्ट में हम आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी लगाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सब कुछ एक जगह आपको मिलने वाला है। चलिए देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा, उसके लिए पूरा आपको कैसे ज्वाइन करना है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। हालांकि पहले समझे, इकाई संख्या एक में आपको पढ़ना होता है दोस्तों, इसके आल चैप्टर्स है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि यूरोपियन कंपनीज जो है वो एक प्रकार से अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, जैसे खास करके राइवरली फॉर कंट्रोल एक्सचेंजरी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसका विस्तार कैसे हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां आई और कैसे बंद हुई, और क्यों आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे आगे बढ़ पाई, इसके पीछे क्या लॉजिक थे, पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। प्लासी एंड बक्सर एंड इट्स इंपैक्ट, यानी प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इसका क्या प्रभाव रहा, ये सब इकाई संख्या एक के अंतर्गत आपको पढ़ना है। प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का 1764 में क्यों हुआ और किन राजाओं के बीच में हुआ, अंग्रेजों और जो एक प्रकार से जो भारतीय राजा थे उनके बीच में हुआ। प्लासी का युद्ध की अगर बात की तो कहीं ना कहीं पे प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें थोड़ी बहुत भी अगर कमी रह गई तो 1764 के बक्सर के युद्ध ने उसको जो है कंप्लीट कर दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेटर अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। विस्तार चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है दोस्तों कि सबसे पहले हम प्रस्तावना समझेंगे कि किस तरीके से आखिरकार यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, इसकी पृष्ठभूमि। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत एक समृद्ध, शक्तिशाली और संगठित देश था। लेकिन 1757 ईस्वी से अंग्रेजों ने अपनी चालाकी, कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसीलिए हम जो पढ़ते हैं 1757 से लेकर के 1950 तक का इतिहास पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, चूंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है और यहीं से आप देखते हैं 1950 तक लगभग में 200 वर्षों तक कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों का दबदबा भारत में कायम रहा। अंग्रेज लोग जो एकदम से प्रभावी रूप से हावी रहे 1757 से लेकर के 1950 तक। तो इसीलिए अंग्रेजों के काल तक हमको आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। और इस इकाई में हम जानेंगे दोस्तों कि यूरोपीय कंपनियां भारत कैसे आई, आपस में कैसे लड़ी और किस प्रकार से अंग्रेजों ने प्लासी यानी 1757 का युद्ध लड़ा और बक्सर का 1764 के
युद्धों के माध्यम से भारत पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया, राजनीतिक सत्ता को कैसे हथिया लिया, इन सभी चीजों के बारे में आज के यूनिट के अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यूरोपीय कंपनियां भारत में आखिरकार क्यों आई और कैसे आई। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक वेब सीरीज आपने देखी होगी, वेब सीरीज अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वाइकिंग्स नाम की एक वेब सीरीज होगी, बहुत धाकड़ वेब सीरीज है दोस्तों। अगर उसको आपने नहीं देखा तो इतिहास का जो एक प्रकार से ये नदियों का सिलसिला रहा है कि किस तरीके से नाव जो है जाती थी और किस तरीके से व्यापार लोग करते थे पहले के जमाने में। वाइकिंग्स का मतलब होता है उत्तरी लुटेरे। नॉर्वे स्वीडन के आसपास के कुछ देश हैं, वहीं पर नॉर्वे स्वीडन उसी इलाकों के कुछ ऐसे लोग थे जो एक प्रकार से व्यापार करने के लिए कहीं इंग्लैंड जाते थे, कहीं उधर। तो वो लोग ऐसे नई जमीन की खोज करते थे। कुछ लोग भाई जानते थे नई जमीन, लेकिन नए रास्तों की खोज नहीं हुई थी। 1498 ईस्वी का पहला समय था जब पहली पुर्तगाली व्यक्ति आया था भारत में। उसका नाम है, कालीकट केरल में पहुंचा था। उसका नाम दोस्तों क्या है, उसका नाम सभी को पता होगा, वास्को डिगामा नाम का एक यात्री आया था। एक व्यक्ति अकेले नहीं आते थे, ऐसे जल में लोग नाव ऐसे बनाते थे। नाव में कम से कम जो है बहुत दिनों का राशन पानी, कम से कम 6-6 महीने 7-7 महीने का राशन पानी रखते थे, जल वगैरह सब कुछ इसमें रखते थे। और उस अपने साथ चार मतलब हर पंछी का जोड़ा जो है अपने साथ लाते थे। और पंछी का जोड़ा इसलिए लाते थे क्योंकि पंछी वहां पर रहता था। और जब एक प्रकार से जब नजदीक कहीं पर भूमि होती थी तो यही पंछी मदद करते थे कि आगे भूमि है कि नहीं है, तो उस दिशा में जाते थे या फिर नहीं जाते थे। जैसे मान लेते हैं नाव से जा रहे हैं लोग, अब जब नाव से जा रहे हैं दोस्तों तो वहीं पर जब पंछियों के जोड़े हैं, कौवा है, जो भी उनके पास होता था उनको उड़ा देते थे। अब वो पंछी उड़ करके जाता था। अब पूरे समुद्र में अगर चक्कर काटता रहता था, अगर कहीं पर जमीन या धरती है तो वहीं पर रुक जाएगा। यानी पक्षी लौट करके नहीं आया, इसका मतलब आगे जमीन है। और पक्षी लौट करके अगर उसी नाव पे आ गया, यानी इसका मतलब आगे जमीन नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार के दिमाग लगा करके लोग आगे बढ़ते थे। इनके पास एक यंत्र हुआ करता था जिससे दिशा देखते थे। और जल के देवता थार वगैरह को भी माना करते थे। थार ये तूफान के देवता है। एक आप उस मूवी में देखेंगे तो तमाम प्रकार की चीज आपको मिलेंगी। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि आखिरकार ये लोग क्यों आते थे, क्योंकि इनको ठंडी, यूरोपीय कंट्रीज में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, खास करके अक्टूबर से लेकर के, सितंबर से लेकर के फरवरी तक ये सब पूरा महीना बर्फ से ढका रहता है। वहां पर फसलें नष्ट हो जाती, कुछ होता नहीं है। तो ये लोग अपना भोजन पानी जो है उनका भी बहुत कम भी रह जाता, तो भोजन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो भोजन की तलाश में, या फिर ये लोग ऐसा करते थे जो मांस वगैरह होती थी उनको सड़ने से बचाने के लिए काली मिर्च है या तमाम प्रकार के और मिर्च मसाले हैं, वो सब भारत के दक्षिणी तट पर आपको उपलब्ध हो जाते थे। और ये व्यापार होता था जमीन के माध्यम से, पहले भारत से यूरोप को यात्रा होती थी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तित हुई और वहां पर जो है यूरोप पर कुस्तुनतनिया कुछ का अधिकार हो जाता है, तो फिर उसका इलाका बंद हो जाता है। यानी कि जो भारत आने का जो ये समुद्री वो मार्ग था, क्या नाम है, इधर वाला मार्ग था, जैसे ये यूरोप है, यहाँ से जो इस तरीके का मार्ग था यहाँ से व्यापार होता था, वो व्यापार नहीं हो पाया। यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ से जो है ये लोग जो है आते गए और इस तरीके से यहाँ पर खोज करने, यानी जलीय मार्ग, यानी जल से आएंगे तो कोई टैक्स वगैरह इनको नहीं देना पड़ेगा और पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने खोज करना स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ लोग अमेरिका की खोज में जाते थे, कुछ लोग अलग देशों की, लेकिन पहुंच गया ये कहां पर, भारत की खोज कर दिया वास्को डिगामा ने। ऐसे ही कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। तो आप देखेंगे कि लगातार ऐसे खोज होती रही। तो ये क्या भारत, इससे पहले लोग कहते कि भारत की खोज किसने करी, तो वास्को डिगामा ने करी। लेकिन क्या भारत उससे पहले नहीं था नक्शे में? था। लेकिन वहां तक आने के लिए पुर्तगाल से या यूरोप से यहां तक आने के लिए, पुर्तगाल से भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज नहीं हुई थी। और उसी जलीय मार्ग की खोज करी थी वास्को डिगामा साहब ने 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल का एक नाविक था, वहां से जो है अपने कुछ साथियों के साथ चला और कठिन यात्रा करने के बाद में कालीकट होते हुए, मतलब कालीकट का एक बंदरगाह है वहीं पर पहुंचा केरल में। ठीक है, केरल में मसालों का बड़ा व्यापार किया, बहुत फायदा हुआ। फिर ये गया, फिर वहां से बहुत सारी कंपनियां भारत में आने लगी। तो यहीं पर तमाम सारी कंपनियां आई दोस्तों। भारत की समृद्ध व्यापारिक अवसरों और संसाधनों को देख करके 16वीं शताब्दी से यूरोपीय देश यहाँ आने लगे। प्रमुख कंपनियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि पुर्तगाली आए 1498 में, ठीक है, कालीकट केरल पर। डच आए उसके बाद में 1602 में, नीदरलैंड से आए थे ये लोग। मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के आसपास से आए थे। अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से आए थे, सूरत में, गुजरात। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
1664 में फ्रांस से आए थे, सूरत पांडिचेरी में इनकी कंपनी स्थापित करी बाद में। डेनिस आए थे दोस्तों 1616 में, डेनमार्क से आए थे, ठीक है, तमिलनाडु के त्र्यंबकम जो है इलाका वहां पर आए थे। शुरुआत में सभी कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये लोग जो है कहीं ना कहीं पे राजनीतिक शक्तियां बनने का प्रयास करने लगती हैं और इसी तरीके से एक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। तब पहले फिर आपस में कंपनियां एक दूसरे से लड़ेंगी, जो कि प्रतिस्पर्धा इकोनॉमिक होगी। अब ये लोग सोचेंगे कि हर एक कंपनी को, जो पुर्तगाल की कंपनी, इसको यहाँ से भगा दे और हमारा ही राजपाट हो, और जब हम अकेले यहीं पर रहेंगे तो पूरा व्यापार हम ही करेंगे। जब अर्थतंत्र को मजबूत कर लेंगे फिर पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, ब्रिटिशर्स जो थे इस मामले में बड़े चालाक थे। उनकी कंपनी दोस्तों प्राइवेट थी और फ्रांस की कंपनी सरकारी थी। ऐसे में सारी कंपनियां तो भाग जाती हैं, लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच ये दोनों का संघर्ष आपस में चलता रहता है। उधर यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ते हैं और उधर इनकी दोनों कंपनियां यहां पर भारत में भी आपस में लड़ती रहती हैं। अंतोगत्वा फ्रांस की कंपनी यहां से चली जाती है और इंग्लैंड का दबदबा कायम होता है और इंग्लैंड भारत पर कब्जा कर लेता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर देता है, किलेबंदी शुरू कर देगा। और जब 1700 उसका आपका आएगा, क्या नाम है, प्लासी का युद्ध आएगा, बक्सर का युद्ध आएगा, उसमें आप देखेंगे कि पूरा हथिया लेगा। क्लियर? अब समझे। नियंत्रण के लिए होड़, रायबरली फॉर कंट्रोल। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों के बीच भारत में व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण के लिए होड़ शुरू हो गई थी। मुख्य कारण इसका यह था, पहली बात तो भारत की अपार संपत्ति और व्यापारिक अवसर, क्योंकि भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि यहाँ से मसाले ले आते थे और वहां से कुछ चीजें लाते थे, तो कहीं ना कहीं पे व्यापार का एक बड़ा मार्केट मिल चुका था इन लोगों को। और यहाँ से मसालों की उपलब्धता, मसालों की उपयोगिता बहुत ज्यादा थी यूरोपीय लोगों को, क्योंकि मसाले से क्या करते थे, जैसे ये लोग जो अपनी ठंडियों का भोजन था उसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे अचार बनाते हैं आप लोग, अचार देखें तो अचार बनाते समय दोस्तों होता यह है, अचार बनाते समय होता यह है कि जब अचार आप बनाते हैं तो कई दिनों तक आप उसको रख करके खाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अचार बना लिया, आम का मौसम चल रहा था, तो अब अचार खाएंगे आप 1 आध साल तक, खराब नहीं होगा, बढ़िया तेल मसाला मिर्च उसमें लगा करके रख देंगे। तो ऐसे वो लोग जब कोई शिकार करते थे तो अपने शिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक गड्ढा खोदते थे। उस गड्ढे में दोस्तों नीचे नमक की परत, मसाले की परत बिछा देते थे, बीच में अपना जो है वो शिकार रख देते थे, फिर उसके ऊपर जो है मिर्च मसाला बढ़िया चारों तरफा लगा देते थे, नमक वगैरह, ताकि वो बॉडी जो है उसकी खराब ना हो और लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसलिए इनको मसालों की बड़ी जरूरत पड़ती थी, ठीक है, जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं। ऐसे मसाले भारत में बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते थे, इसीलिए भारत में लगातार जो है इन कंपनियों की होड़ सी लगी थी और लगातार ये लोग भारत में आते रहे। तो ये एक प्रकार सबसे बड़ा कारण रहा, मसालों की उपलब्धता और एक बड़ी मार्केट मिल चुकी थी व्यापार के लिए। और जो कंपनी आती वो यही सोचती कि भाई हमारा ही वर्चस्व हो और किसी का ना हो, इसीलिए इन कंपनियों में आपस में लगातार तर्क वितर्क चलता रहा, लगातार इनमें युद्ध होता रहा, ठीक है। अब दूसरी बात, यूरोप में औद्योगिक क्रांति से कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ चुकी थी, क्योंकि कच्चा माल भी भारत में उपलब्ध हो जाता था और मशीनें जो थी वो इंग्लैंड में या फिर मतलब कि फ्रांस में या उस यूरोप की कंट्रीज में ज्यादा मात्रा में मिल पा रही थी, ठीक है। एशिया में व्यापार पर एक छत्र अधिकार की चाह हर एक कंपनी को थी कि एशिया पूरा जो महाद्वीप है उस पर किसी एक देश का अधिकार हो जाए, हर एक कंपनी यही चाहती थी। भारतीय शासकों की आपसी कलह का लाभ भी इन कंपनियों ने उठाने का प्रयास किया। मुख्य संघर्ष जो रहे दोस्तों बड़े सारे रहे हैं, जैसे अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, अंग्रेज लोग फ्रांस की कंपनी से लड़ रहे थे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, फ्रांस से आई थी, और फ्रांस और इंग्लैंड दोनों आपस में वहीं पर भी दुश्मन थे, यहाँ पर भी दोनों लोगों में दुश्मनी थी। कर्नाटक के तमाम सारे युद्ध हुए 1746 से 1763 तक। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, पहला युद्ध 1746 से 48 तक चला, दूसरा युद्ध 1749 से 54 तक चला, तीसरा युद्ध 1756 से 63 तक चला। सारे युद्धों को समझेंगे, ठीक है। और इन युद्धों में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग विजयी होते हैं, फ्रांस के लोग हार जाते हैं और अब इंग्लैंड का दबदबा कायम हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। मैं पूरा सिनेरियो समझा रहा हूं। अंग्रेज बनाम मराठा युद्ध होगा, यानी अंग्रेजों से मराठाओं से युद्ध होगा, अंग्रेजों से मैसूर से युद्ध होगा, यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान भी संघर्ष करेंगे अंग्रेजों को वहां से खदेड़ देंगे। इस तरीके से एक बढ़िया सिनेरियो आपका तैयार होगा और सब कुछ यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अब आगे के चैप्टर्स को जानने के से पहले अब आगे हम और भी चीजों को समझेंगे, यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन जो हुआ वो कैसे कैसे हुआ, पहले पुर्तगाली आए तो कैसे आए, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो प्राप्त कर सकते हैं 9984
039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा और आपकी सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख के भेज दीजिएगा। देखिए दोस्तों, 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस देने पर अभी ऑफर चल रहा है। थर्ड एंड फोर्थ का फीस इकट्ठा जमा करेंगे, मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा 2 सेमेस्टर का, नहीं 1 साल तक की फीस आपकी केवल और केवल कितने रुपए है? 150 रुपए। और केवल थर्ड सेमेस्टर तक की फीस कितनी है? इसकी फीस है 100 रुपए। यानी अगर 2 सेमेस्टर की फीस इकट्ठा लेंगे तो 50 रुपए कम लग जाएगा, तो 150 में 2 सेमेस्टर मिल जाएगा। क्योंकि 1 सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है तो 2 सेमेस्टर की फीस कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। लेकिन 1 साल तक की इकट्ठा जमा करेंगे तो मतलब 150 रुपए में 2 सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे पहले फीस कैसे जमा करें? जैसे आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए या 150 रुपए जो भी आप जुड़ना चाहते हैं उसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, 150 करेंगे 2 सेमेस्टर का इकट्ठा हो जाएगा, आपका फायदा होगा। और 100 रुपए करेंगे तो 1 सेमेस्टर नहीं 6 महीने तक आप जुड़े रहेंगे ग्रुप में। बेसिकली जब तक पेपर आपका थर्ड का नहीं हो जाता तब तक आप जुड़े रहेंगे। इसमें आपको केवल हिस्ट्री नहीं, इसमें बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्लस में को करिकुलर का भी, यानी कि आपके सभी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। और सारे नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और कंप्यूटराइज नोट्स भी, प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आपका तमाम हैंड रिटन नोट जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूं, ऐसे आपको नोट्स मिल जाएगा सभी यूनिट का। सबसे पहली बात तो ये, और सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो बहुत सस्ती फीस कर दी गई है और नोट्स बनवाने के खर्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नोट्स की क्वालिटी आपके लिए आपकी बार हैंड रिटन टाइप की जाएगी ताकि आप उसको आराम से पढ़ें। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा इसी पैसे में, ये बात ध्यान रखेंगे। ये फीस आप खुद भी जमा करवा सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करके, आप आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता तो उससे आप जुड़ सकते हैं। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, सभी विषय का आपको नोट्स इसमें मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और 1 साल तक आप जुड़े रहेंगे 150 रुपए फीस में। ठीक है, और एक बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि आप इसमें हमसे जुड़ेंगे और आपका जो है कोई भी जानकारी वगैरह होती तो आपको वहां पर मिलती रहेगी और पूरी जानकारी के साथ आपको चीजें मिलेंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो जैसे आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसके अलावा तमाम प्रकार के और भी जितने भी हैं सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा दोस्तों। किसी प्रकार कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सभी विश्वविद्यालय का, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के जो है आपके, वो सब जितने भी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सबका नोट्स आपको मिल जाएगा। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। सभी विश्वविद्यालय का नोट्स आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। को करिकुलर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो उसके लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1000 क्वेश्चन एमसीक्यूज, आपको किताब या सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आती है? 60 रुपए की आती है। कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना पड़ता है, तो मान लेते 4 ही पढ़ना है तो 6 240 रुपए एक सेमेस्टर के, तो आपके 480 रुपए हो जाएंगे कि दोस्तों किसके? 2 सेमेस्टर के। और 150 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जा रहा है, आपके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पीडीएफ को आप निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आपको वो नहीं है। तो ठीक है, इस पीडीएफ को आप निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो आप इसमें निकलवा सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाना है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन जो है कैसे हुआ, इस बात को थोड़ा सा और बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर समझें किस तरीके से ये लोग आए। ठीक है, अब देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से हुआ था। इन्होंने धीरे धीरे व्यापार को राजनीतिक शक्ति में बदलने का प्रयास किया। समझने का प्रयास करते हैं। पुर्तगालियों का भारत में आगमन, सबसे पहले यही कंपनी आई थी। 15वीं सदी के अंत तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली ही थे। दूसरी बात, पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का निश्चय किया था, कि चूंकि वहां से जो है जलीय मार्ग से आने के लिए कोई जो है किसी राजा महाराजा को कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था, और जो स्थलीय मार्ग था वो अवरुद्ध हो चुका था, रुक चुका था, इसलिए
तीसरी बात, 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए वहां से रवाना किया गया। इसके अलावा 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट यानी वर्तमान में केरल पहुंचा और यहीं पर आकर के फिर इसने व्यापार किया, और जब लौट करके गया तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से जो है इसके पास धन था, तो ऐसे फिर लोग आते रहे। अब फिर इसके बाद में अल्मीडा आता है। अल्मीडा जो था दोस्तों, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इस पॉलिसी में इसने समुद्र पर कब्जा करने का प्रयास किया कि भाई अगर समुद्र जिस मार्ग से हम लोग आ रहे हैं वो उस मार्ग पर ही हम कब्जा कर ले, आगे जो हमारे उधर से आएंगे उनको हम रोक सकेंगे, उनसे टैक्स ले सकेंगे। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत में आया था। अल्मीडा ने समुद्र में पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ाने के लिए नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, और इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र में ही अरब, मिस्र और गुजरात के व्यापारिक जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। तो जो भी जहाज उधर से गुजरते थे उनसे टैक्स लेना, उनको लूट लेना, ये सब इनका काम हुआ करता था। और आप देखेंगे ये बड़ा जबरदस्त नियम बना दिया था अल्मीडा ने, ठीक है। ये पुर्तगाल का ही एक जो है नाविक था, लेकिन जब वास्को डी गामा यहाँ से गया तो बताया कि तो वहां के बाद फिर ये लोग आए, ठीक है, और यहाँ पर यही बस करके रहने लगा। वो तो व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन ये यहीं पर रुक करके ज्यादा से ज्यादा समय देने लगा भारत में ही, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर इसके बाद में आता अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भी एक यूरोपीय ही था, मतलब कि पुर्तगाली ही था। तो अल्बुकर्क जो आया, इसने 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये भारत का वायसराय बनकर के आया था 1509 में। अल्बुकर्क एक कुशल प्रशासक था, सैनिक और साहसी व्यक्ति था। उसकी प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात करें, इसने क्या क्या किया भारत में। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया अपना। फिर 1511 ईस्वी में मलक्का यानी मलेशिया पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद में 1515 ईस्वी में हॉर्मुज, जो ईरान का जो हॉर्मुज जो जलसंधि अभी विवाद चल रहा है, उस पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जहां से व्यापार इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है, जो अवरुद्ध हो चुका था, तो उस पर अधिकार कर लिया था। ये गोवा का कुछ चित्र 1510 का आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ था। भारत में पुर्तगाली शासन की मजबूत नींव भी इसी ने रखी थी। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हुआ। यही तीन थे पुर्तगालियों में बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही तीनों। छोटी सी जनसंख्या इनकी थी, व्यापार पर अधिक ध्यान, शासन की उपेक्षा करी, क्योंकि इन्होंने राजनीति पर उतना ध्यान नहीं दिया, शासन पर ध्यान नहीं दिया, बस व्यापार करके धन कमाने के इच्छुक के लोग ज्यादा थे। भ्रष्टाचार और आपसी कलह की वजह से ये लोग यहाँ से खत्म हो गए, इनका कोई वर्चस्व यहाँ पर नहीं बचा। डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों से कड़ी प्रतियोगिता रही, जिसमें इनका कुछ ये खत्म हो गए। स्थानीय भारतीयों का सहयोग भी इनको नहीं मिला। किसको? पुर्तगालियों को, क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे उनसे पहले की जो पहले के लोग थे वे बहुत पहले आए थे, तो इनसे लोग ऊब चुके थे। अब लोग नए तरफ भागना चाहते थे, तो ऐसे में भारतीयों का सहयोग भी इनको नहीं मिल पाया था। आगे देखेंगे। अब तीसरे नंबर पर कौन, मतलब कि फिर उसके बाद कौन आता है? डच आते हैं। इसके बाद कौन आता है दोस्तों? डच आते हैं। डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों का विस्तार से समझे। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है दोस्तों, कब आई? 20 मार्च 1602 ईस्वी में आई थी कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यह एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। भारत में पहला कारखाना इसका मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के आसपास इलाकों में लगाया गया। व्यापार का प्रमुख केंद्र इसका था मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, नागपट्टनम और सूरत में इनका व्यापार काफी अच्छा खासा मात्रा में चल रहा था। भारत में इनका प्रभाव अंग्रेजों की तुलना में कम रहा, यानी डचों का एक प्रकार से उतना वर्चस्व नहीं रहा जितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व रहा, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरी कंपनी आती है दोस्तों, इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई थी? इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम से जो है चार्टर प्राप्त करके किया गया था। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। भारत में पहला कारखाना इसका सूरत में लगा था 1612 ईस्वी में। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। मुख्य केंद्र इसका था सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। यहाँ पर इनकी जो है कंपनियां बाद में स्थापित हुई, खूब अधिक व्यापार किया, और अंत में यही इंग्लैंड का झंडा जो है ये ज्यादा लहराया, बाकी सारे झंडे झुक चुके थे, ठीक है। समय के साथ या व्यापार से शासन तक पहुंच चुकी थी बाद में, ठीक है। अच्छा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए, कब आई? इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे चीजों को बता रहा हूँ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में होती है। भारत में मुख्य केंद्र इसका त्रंबकेश्वर तमिलनाडु में स्थापित हुआ। इनका प्रभाव सीमित क्षेत्र तक ही रहा और ज्यादा दिनों तक ये नहीं रह पाए डेनिश लोग। फिर इसके बाद फ्रांसीसी। अब फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों जो कंपनियां बहुत ज्यादा संघर्ष, लंबा संघर्ष चला इन दोनों का। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1664 ईस्वी में,
कोलबियर के प्रयास से यह स्थापना हुई। भारत में मुख्य केंद्र इनका पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे और यानम, करेक्कल इस इलाकों में रहा। अंग्रेजों के साथ भारत में इनकी प्रतिद्वंदता लंबे समय तक रही। यहाँ पर एक चार्ट के रूप में आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। डच 1602 में आए, डच हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, अंग्रेज ब्रिटेन के निवासी। डेनिस 1616 में, डेनिस यानी डेनमार्क के निवासी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, फ्रांस के निवासी। ठीक है, अब ये सब पूरा पूरा चार्ट जो मैंने समझाया बना हुआ है, आप समझ लीजिए। अच्छा, भारत में प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र उस समय थे, उसमें तमाम प्रकार के, देख भारत का नक्शा, जैसे मद्रास व्यापारिक केंद्र था यहाँ पर। ठीक है, ऐसे पौंडीचेरी, त्रयंबके, गोवा, बॉम्बे, ये सब जो उस समय नंबर 1 पर थे। इधर कलकत्ता, ये मतलब कि यहाँ तक, तो इधर से चूंकि इधर मलेशिया वगैरह इधर भी थे तमाम सारे, तो यहाँ से यहाँ भी निकल जाते थे या इधर से निकल जाते थे। तो इस तरीके से व्यापार काफी, मतलब इधर उत्तर भारत में ज्यादा नहीं था, दक्षिण भारत में, जहां पर आप देखते जितना भी समुद्री मार्ग होगा वही सब व्यापार होगा। क्योंकि यहाँ तक देखिए सब सब समुद्री मार्ग और सब पर बंदरगाह होंगे और बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार होता रहा है। ठीक है, पश्चिमी तट पर सूरत, बॉम्बे, गोवा था। पूर्वी तट पर मद्रास, पांडिचेरी, माहे, यानस और करकल था। ये है आपका दोस्तों पश्चिमी तट, ये पश्चिमी वाला तट है। ठीक है, और ये है आपका पूर्वी तट। ठीक है, क्लियर। पूर्वी तट में मद्रास, पांडिचेरी, माही, यानम, करनैल वो सब था। बंगाल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कलकत्ता, चंद्रनगर, चिंचुरा, हुगली नदी, मतलब ये पूरा इलाका। दक्षिण भारत मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, त्रंबकेबार ये सब इलाका रहा। ठीक है, भारत पर नियंत्रण की होड़ जो लगी थी, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म में समझाया, ज्यादा विस्तार से आपको समझने की जरूरत भी नहीं है बीए के क्षेत्र में। बस इतना समझिए कि ये लोग कौन कौन से आए थे और किस तरीके से इनका जो है व्यापार में रहा और किस तरीके से राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत पर नियंत्रण की होड़ जो लगी, इसको समझना पड़ेगा। देखिए 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनियों के बीच भारत में व्यापार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिद्वंदता, राइवरली प्रारंभ हुई। यानी दो कंपनियों के बीच में, जो कि पश्चिम से ही दोनों तीनों कंपनियां चारों आई थी, उनके बीच में ही आपस में संघर्ष शुरू हुआ। बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लंबा संघर्ष। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सरकारी मामले ढिल्लर होते, थोड़ा धीरे चलते हैं। तो फ्रांस जो कंपनी थी, ये एक प्रकार से सरकारी कंपनी थी। अंग्रेजी वाली ये प्राइवेट कंपनी थी। यहां पर ज्यादा फैसिलिटी थी इन लोगों के पास, इनके पास थोड़ा कम भी थी। थोड़ा लेट लपेट निर्णय होता था इनका, लेकिन इनका जल्द हो जाता था। इसलिए ब्रिटिशर सहाबी रहे अंग्रेजी, मतलब इन पर, फ्रांसीसियों पर। प्रतिद्वंदता क्यों थी, इसके कई कारण हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्रतिद्वंदता सॉरी क्यों रही, इसके पीछे क्या कारण थे। पहला, भारत में व्यापारिक एकाधिकार की चाह थी। फ्रांस वाले चाहते थे कि हम ही अकेले रहे यहां पर व्यापार करें, और ब्रिटेन वाले चाहते थे कि हम ही अकेले व्यापार करें। ठीक है, तो सभी कंपनियां भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार चाहती थी कि भाई अगर हम रहेंगे तो जितना मर्जी होगा उतना महंगा सामान बेचेंगे, जितने महंगे महंगे दर पर व्यापार करना होगा करेंगे। मतलब कि जब हम ही अकेले होंगे तो जितना लूट सकेंगे उतना लूट लेंगे, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगी। लेकिन जैसे दो दुकान किराने की है, तो चीनी कोई महंग नहीं बेच पाएगा, कोई कोई सामान महंगा नहीं, क्योंकि महंगा आप बेचोगे बगल वाले क्या लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले ही हैं तो महंगा बेचो चाहे सस्ता बेचो, खरीदना तो है ही इस व्यक्ति को। दूसरी बात, धन और संसाधनों की प्राप्ति। भारत समृद्ध देश था, यहां से मसाले, कपड़ा, नील, रेशम, चाय आदि की अधिक मांग थी। ठीक है, इसीलिए यहां पर लोग आते थे, क्योंकि यहां पर धन और संसाधन खूब अधिक मात्रा में मिल रहे थे। ऐसे में यहीं पर व्यापार करने के लिए लोग उत्सुक थे और इस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते थे। तीसरी बात, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा। कंपनियां केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, वे यहाँ पर चूंकि भारत की जो सत्ता थी लड़खड़ाई हुई थी, तो ऐसे में छोटे छोटे राज्य थे, सबको मिला करके दूसरे राज्य को मरवा करके ऐसे में बड़ा ये लोग कूटनीति खेले। तो वे शासन और सत्ता पर भी अपना अधिकार चाहती थी। यूरोप का प्रभाव, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चल रहे युद्धों का प्रभाव भारत में ही पड़ा। ठीक है, मतलब जब यूरोप में ही तमाम इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में उसका प्रभाव भारत में पड़ा और वो चीजें जो है दिखी। ठीक है।
तो इस तरीके से आपस में जब वहां पर वो कंपनियां लड़ रही थी, तो भारत में भी लड़ना उनका स्वाभाविक सी बात है कि भारत में भी लड़ेंगी, क्योंकि जब वो अपने घर पर ही लड़ रही थी तो कंपनियां यहाँ पर थी, तो उन कंपनियों पर भी कहीं ना कहीं पे वही से भी था कि भाई यहाँ पर अगर लड़ रही हैं, यहाँ पर भी स्वाभाविक सी बात हो गई कि लड़ना तय हो गया था। बाकी सारी कंपनियां चली गई थी, किसी को खरीद लिया गया था, कोई वैसे चली गई थी, इतना प्रतिद्वंदता को देख करके। तो भारतीय शासकों का सहयोग, भारतीय शासकों की आपसी फूट का लाभ उठा करके कंपनियां एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि उन राजा को फ्रांस वाले दूसरे राजा को मिला लेते थे, तो ब्रिटेन वाले दूसरे राजा को, जो इसको सपोर्ट करेगा वो उसको नहीं सपोर्ट करेगा, इस तरीके से बड़ा लंबा ये सब चला। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांस लोग संघर्ष कर रहे थे, 18वीं शताब्दी का समय था, क्षेत्र भारत था, उद्देश्य था व्यापार, धन और राजनीतिक प्रभुत्व का। ठीक है, अंग्रेजी फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता के प्रमुख क्षेत्र जो थे, खास करके दोनों शक्तियों के बीच भारत में विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों पर कंट्रोल करने की होड़ लगी थी। हर एक जो है कंपनी चाहती थी कि हम इन इलाकों को कब्जा कर ले, जैसे बंगाल का इलाका बहुत ही फेमस इलाका, कर्नाटक, मालाबार तट, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, करक्कल और यनम, ये सारे इलाकों को कब्जा करना चाहते थे सारे लोग। अब इसमें चल करके तमाम सारे युद्ध है, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ये सारे युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग। अब दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध जो हुआ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और आपकी दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम है उसका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में सत्ता संघर्ष मुख्य रूप से कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। इन्हें ही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा आता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों हुआ था 1746 से 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसी को लेकर के परिणाम ये निकला कि यथास्थिति बहाल, कोई बड़ा परिवर्तन इस युद्ध से नहीं हुआ भारत में भी। और दूसरी बात, दूसरा युद्ध हुआ 1749 1748 में, 1 साल के बाद में, लंबा चला, 1754 तक चला। यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, उसी को लेकर के यहाँ पर भी हुआ। अंग्रेजों की बढ़त हुई, फ्रांसीसियों की यहाँ पर हार होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में 1756 1763 तक चला। व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदता भारत में चल रही थी। अंग्रेजों की निर्णायक विजय होती है और फ्रांसीसी का प्रभाव का अंत हो जाता है, यहीं से फ्रांस कंपनी खत्म हो जाती है। अच्छा, इन युद्धों में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। ठीक है, और अंग्रेजी पक्ष से रॉबर्ट क्लाइव और स्टिंगर लॉरेंस महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे। इस तरीके से अंग्रेजों की विजय होती कर्नाटक युद्ध में और फ्रांसीसियों की हार होती है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध के परिणाम की अगर बात करें और महत्व की, तो अंग्रेजों की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि होती है, इससे फ्रांसीसी शक्ति भारत में समाप्त हो गई। दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण मजबूत हो जाता है। भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व की नींव कहीं ना कहीं पे फ्रांसीसी कंपनी के हारने से ही हो जाती है। और फिर उसके बाद में प्लासी का युद्ध आएगा, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि लगातार भारत जो है अंग्रेजों की चंगुल में जकड़ता हुआ चला जाएगा। फिर प्लासी का 1757 में जो कुछ कसर रही इस युद्ध में 1764 के बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी। इस तरीके से तमाम सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ और इसका विस्तार कैसे हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार से शासन तक का सफर तय कर लिया था, और वह भारत की सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बन चुकी थी। इसके उदय के पीछे कई कारण थे। पहला कारण था मुगल साम्राज्य का पतन हो गया ना, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ऐसे में कंपनी को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाई पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, केंद्र की शक्ति समाप्त हो गई, प्रांतों में स्वायत्त राज उभर करके सामने आ गए। छोटे छोटे राजा जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राज्य में बन गए, कोई एक सत्ता नहीं बची। मुगल बादशाह नाम मात्र का रह गया, वास्तविक शक्ति सूबेदारों और नवाबों के हाथ में चली गई। और ऐसे में क्या हुआ, छोटे छोटे सूबा, छोटा छोटा जो है इलाका का मनसबदार या सूबेदार बन गए ये लोग। ऐसे में इनको हरा पाना बड़ा सरल काम हो गया था। जब सब इकट्ठा होकर के लड़ते थे तो अंग्रेजों की हाड़ कांपती थी, अंग्रेज लोग नहीं लड़ना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं पे जब से सब इकट्ठा नहीं है, छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे, एक एक राज्य को हराते चलो, एक को मिलाते चलो, इस तरीके से आगे बढ़े। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी।
अब इस दूसरा कारण था क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य जो है उभर करके सामने आए, जैसे कि बंगाल का इलाका, मराठा, मैसूर, हैदराबाद का निजाम, अवध के जो है निजाम, ठीक है, और सिख राज और मैसूर, ये सब कहीं ना कहीं पे सामने आ चुके थे उभर करके, छोटे छोटे राज्य, ठीक है। इन राज्यों के बीच में आपसी संघर्ष और प्रतिद्वंदता चल रही थी। इसी आपसी संघर्ष का लाभ किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। और इसीलिए फूट डालो राज करो की नीति कहा था कि ये लोग आज तक नहीं, फिर हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, बाद में अभी राज्यों को लड़ा रहे थे। अब अंग्रेजों की कूटनीति क्या थी दोस्तों, कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच मतभेद पैदा किया और अपने स्वार्थ पूरे कर लिए। फूट डालो मतलब कि इसे दो राज्यों के बीच में लड़वा झगड़ा लड़ा दो किसी मामले को लेकर के, एक का सपोर्ट कर लो, एक का विरोध कर दो, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने भारतीय शासकों के बीच मतभेद पैदा किए और अपने स्वार्थ पूरे कर लिए। संधियों, समझौतों और गुप्त षड्यंत्रों के माध्यम से भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। इस तरीके से तमाम सारी चीजें हुई, ठीक है। और तीन संधियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है मद्रास की संधि 1746 में, अलीगढ़ की संधि अलीनगर की 1757 में, और इलाहाबाद की संधि 1765 में। ये सब पॉइंट टू पॉइंट मैंने रखा था कि इसको आप याद कर सकते हैं। सैन्य शक्ति की अगर बात की, भी थोड़ा बहुत आप देखिए, इसका भी कारण रहा। कंपनी ने के पास अनुशासित और प्रशिक्षित सेना थी, ट्रेनिंग जिसको मिल चुकी थी। भारतीयों के पास ऐसी सेना नहीं थी। भारतीय सेनाएं पुराने ढंग की थी, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थी, तोपें थी, युद्ध की नई नई तकनीकी थी। ऐसे में उनसे लड़ पाना भारतीयों के लिए मुश्किल लगने लगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में और बक्सर का 1764 में। जैसे विजयों ने उनकी सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ाई। अरे जब 1700 जो है 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज विजयी हुए, उनका मनोबल और बढ़ गया। फिर उसके बाद में 1764 में युद्ध लड़ा, फिर और चूंकि 1764 में सभी और राजा मिल गए, भारत के 3-4 जो है शासक मिलकर के लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी हार गए। ऐसे में अंग्रेजों का बल, जो मनोबल था, बहुत अधिक ऊपर चला गया और वो लोगों ने समझा कि भाई भारत को अब कब्जा करना बड़ा सरल काम है, क्योंकि यहाँ के राजाओं के पास उतनी शक्ति नहीं है, ना तो नेतृत्व का कौशल है, ठीक है। आर्थिक नीति और व्यापारिक लाभ, कंपनी ने भारत के समुद्र व्यापार का पूरा लाभ उठाया। बंगाल की अपार संपत्ति पर अधिकार कर कंपनी ने अपने आर्थिक संसाधन को मजबूत कर लिया, सुदृढ़ कर लिया। पैसा रुपए से मजबूत हो गए, सेना को बढ़िया वेतन देते थे, सेना में लगा करके लड़ती थी। व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग कंपनी ने सेना बढ़ाने और राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए किया। इस तरीके से तमाम सारा धन को मतलब कि धन का उपयोग भी करते थे लोग। अब इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का सहयोग मिला इनको। समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को चार्टर देकर के विशेष अधिकार भी देते रहे, क्योंकि कंपनी प्राइवेट थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार भी इस कंपनी को काफी ज्यादा जो है सहारा दे रही थी। कंपनी को ब्रिटेन से राजनीतिक और सैन्य सहायता भी मिलती रहती थी, ठीक है। इस प्रकार कंपनी को एक शक्तिशाली संस्था का रूप मिल चुका था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी कारणों के फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बन गई और उसने धीरे धीरे व्यापार से शासन की ओर अपना कदम बढ़ाया। जब एक आध दो इलाका कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद में और इलाकों पर उनका कब्जा कर पाना थोड़ा सा सरल काम हो जाता है। इस तरीके से तमाम सारी चीजें आपने समझा, जाना और परखा। अब आगे बढ़े क्या, आप कहे तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध भी इसी में समझा दो, ठीक है, या अगले चैप्टर अगले वीडियो में चलिए समझा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। महत्वपूर्ण चीजें जो आपको मैं समझा रहा हूं। अब बाकी पूरा इतिहास पढ़ेंगे, बड़ा लंबा युद्ध हो जाएगा और बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, फिर ऐसे में समझ पाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, प्लासी का युद्ध 18वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। युद्ध की तिथि जो दोस्तों थी 23 जून 1757 ईस्वी को थी। स्थान था प्लासी, मुर्शिदाबाद, बंगाल के इलाका। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध में अंग्रेजों की सेना थी लगभग में 3000 के आसपास। युद्ध में नवाब की सेना थी लगभग 50,000 के आसपास, लेकिन इनके पास तोपें थी और प्रशिक्षित ट्रेनिंग से युक्त सैनिक थे। तोपों से मार करके एक तोप से एक गोला से कम हजारों व्यक्ति मर सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 सैनिक कुछ उसके सामने नहीं रहे। युद्ध का कई कारण रहा। पहला कारण था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लगातार तनाव चल रहा था। ये अंग्रेज लोग चाहते थे कि भाई हमारे अंडर में रहकर काम करें, और सिराजुद्दौला नहीं चाहता था। अंग्रेजों ने किलेबंदी की और किलेबंदी करना शुरू कर दिया और अनुमति के
बिना अनुमति के कलकत्ता में किला यानी फोर्ट विलियम की मरम्मत करवाई। तो इसलिए क्या हुआ कि भाई देखो, अब नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्हीं के इलाके बंगाल के नवाब थे। अब बंगाल के इलाके में बिना अनुमति के कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला को मरम्मत करवाई, किलेबंदी करना शुरू कर दिया ताकि मजबूत रहे किला। और साथ ही साथ में मतलब किलेबंदी शुरू की, अपनी अपनी रक्षा के लिए दुर्ग बनवाने शुरू कर दिए अंग्रेजों ने। तो ऐसे में नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि ये लोग किलेबंदी कर लेंगे तो ये युद्ध के मामले में किलाबंदी क्यों कर रहे हो? आप व्यापार कर रहे हो कि किलाबंदी करने के लिए आए हो? यही चीज पूछा गया, जवाब अच्छा नहीं आया होगा। फिर उसके बाद में युद्ध की एक प्रकार से जो है चीजें सामने आई। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बिना अनुमति व्यापार करने से रोका, और जब रोका नवाब और अंग्रेजों के बीच में दूतों के अपमान की घटनाएं हुई। चूंकि इनके दूत जब वहां पर जाते थे उनका अपमान होता था, उनके दूत यहाँ पर आते थे उनका अपमान होता था। ऐसे में तमाम प्रकार की चीजें सामने आई। अंग्रेजों ने नवाब के असंतुष्ट अधिकारियों से षड्यंत्र रचा, और जो नवाब से असंतुष्ट अधिकारी थे, नवाब के खिलाफ थे, उनके बंगाल के इलाके में रह करके नवाब की खिलाफत की बात करते थे, उन लोगों को अपने में मिला लिया। उन लोगों को छांट करके अपने में मिला लिया, उनको पैसा रुपया देकर कि भाई हम तुमको राजा दे देंगे। जैसे मीर कासिम हो गया, मीर जाफर वगैरह को, ठीक है, इस तरीके से कर लिया मीर जाफर को। अब प्रमुख व्यक्तित्व इस युद्ध में कौन कौन रहे? जैसे कि सिराजुद्दौला, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का सेनापति जिसने षड्यंत्र रचा और युद्ध में विजय प्राप्त करी। मीर जाफर जो था, ये नवाब की सेना का सेनापति था, और जिसने अंग्रेजों से मिल गया और विश्वासघात किया। क्योंकि सेना 50,000 थी, 30,000 को कैसे भी तैसे करके निपटा देती। लेकिन क्या था कि सेनापति जो था इसका मीर जाफर, इसको बताया गया कि मैं तुमको क्या बना दूंगा, तुमको मैं बना दूंगा दोस्तों, नवाब बना दूंगा। सिराजुद्दौला को हरवा दीजिए, मैं आपको, मीर जाफर को नवाब बना दूंगा। ऐसा अंग्रेजों ने वादा किया। किससे? मीर जाफर से। मीर जाफर चूंकि सेना का सेनापति था, सेना इसी कहने से चलती थी। अब देखो, जब सेना इसी के कहने चलती थी तो मीर जाफर को जो है कहीं ना कहीं पे जो है अगवा, मतलब कि इसको जो है मिला लिया गया अपने में। अब जब ये मिल गया दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये एक प्रकार से ज्यादातर, और इसके अलावा जगत सेठ मेहता, बंगाल का धनी साहूकार था, जिसने अंग्रेजों का भी साथ दिया, यानी कि इसने भी, जगत सेठ, मीर जाफर, ये सभी लोगों ने, राय दुर्लभ नवाब का दीवान था जिसने युद्ध में निष्क्रिय भूमिका निभाई। जब राय दुर्लभ जो नवाब था, नवाब का दीवान था, इसके पास भी सेना थी, लेकिन इसको नवाब ने कहा था कि जब हम युद्ध में बुलाएंगे आपको तो आना पड़ेगा, आपकी सेना। लेकिन इसने जो है ना तो सेना को आगे भेजा ना कुछ भेजा, यानी कि नवाब का साथ इसने नहीं दिया और ना ही उसका साथ दिया, लेकिन ये इसने निष्क्रिय भूमिका, कोई मतलब इसका नहीं था, और इसी के ऊपर पूरा भरोसा इन लोगों का था, ठीक है। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में चारों तरफ से कहीं ना कहीं पे सिराजुद्दौला जो था वो विश्वासघात मिला इसको, इसलिए कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से हार गया, ठीक है। भागीरथी नदी के किनारे पलासी का मैदान है, मुर्शिदाबाद इधर है, बंगाल इधर, कलकत्ता इधर, इसी इलाके में एक मैदान है। इसी मैदान में जो है युद्ध की सेनाएं आमने सामने थी, युद्ध हुआ, और इसमें हार हुई किसकी? हार हुई नवाब सिराजुद्दौला की। युद्ध का क्रम कुछ ऐसा था दोस्तों, देखिए पलासी का युद्ध ये है, अंग्रेज लोग तोपों का भी, ये तोप है अंग्रेजों की, इधर सेना खड़ी है, ये हाथी घोड़े पर तोपे, जब तोपों की आवाज जाती थी हाथी एकदम से भगदड़ मच जाती थी, हाथी इधर उधर भगने लगती थी। और जो नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, वो भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, उसने सेनाओं को सही निर्देशन नहीं दिया, और ऐसे में उसकी हार निश्चित हो गई, क्योंकि उसमें सारे इसके बड़े बड़े जो लोग थे इसके साथ छोड़ दिए थे सिराजुद्दौला की, इसलिए अंग्रेजों ने इसको हरा दिया। युद्ध का क्रम कुछ ऐसा रहा कि 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के आम के बाग में दोनों की सेनाएं आमने सामने, आम का बगीचा था उसके आसपास का इलाका जो खाली था, उसमें युद्ध की के लिए सेनाएं सामने आई। नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक और 50 तोपें थी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के पास लगभग में 3,000 सैनिक और 8 तोपें थी, ठीक है। लेकिन इनकी तोपें जो थी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी की थी, हालांकि इनके पास कम तोपें थी नवाब सिराजुद्दौला के पास, लेकिन इन लोगों के पास तोपें अच्छी मात्रा में थी, ठीक है। इनकी तोपें एकदम से बहुत ब्रिलियंट थी, मतलब अच्छी तोपें थी, और ये नवाब वगैरह की तोपें कभी जलती थी कभी नहीं जलती थी, तमाम सारी चीजें। युद्ध प्रारंभ हुआ, नवाब की तोपों ने अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई, तभी वर्षा शुरू हो गई, यानी कि बारिश शुरू हो गई। नवाब की तोपों का बारूद भीग गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बारूद है वो भीग गया, जिससे वे चल नहीं पाई, यानी तोपें एकदम से बेकार रखी रहेगी, जो भी तोपें थी 50 की 50 बेकार हो गई, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी।
ऐसे में अंग्रेजों की उन्नत किस्म की तोपों ने जो है भूमिका निभा दी और नवाब की तोपें जो थी नहीं चल पाई बारिश की वजह से। अंग्रेजों ने तोपों को सुरक्षित स्थान पर रखा था, इसलिए वे चलती रही, यानी कि उन लोगों ने अपने तोपों को अच्छे तरीके से, उनकी तोपें भी थोड़ा सा अव्वल दर्जे की थी और कहीं ना कहीं पे उन्होंने सुरक्षा भी पूरी दे रखी थी। इस बीच मीर जाफर और राय दुर्लभ ने अपनी सेनाओं को निष्क्रिय कर लिया। राय दुर्लभ और जो मीर जाफर थे सेनापति, उन्होंने अपनी सेनाओं को जो है युद्ध से पीछे हटा लिया, कोई मतलब नहीं रखा। ऐसे में अकेला जो मीर सिराजुद्दौला था वो अकेला पड़ गया। क्लाइव ने आक्रमण किया और नवाब की सेना में भगदड़ मच गई। तोपें लगातार चलती रही, इनकी तोपें नहीं चल रही थी, हाथी घोड़ा भाग रहे थे, तो ऐसे में भगदड़ मच गई। सिराजुद्दौला युद्ध छोड़ करके भाग गया और बाद में पकड़ा गया तथा मारा गया। ठीक है, इस तरीके से प्लासी का युद्ध जो था अंग्रेजों की गिरफ्त में चला गया। अंग्रेज लोगों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करी और यही विजय दोस्तों 1757 की यह विजय अंग्रेजों की भारत में जो है कम से कम 200 वर्षों तक का इतिहास गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। इस युद्ध में अगर सिराजुद्दौला अंग्रेजों को पराजित कर देता तो अंग्रेज लोग आज जो है मतलब कि अंग्रेज लोग अधिकार नहीं कर पाते और हम लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनते। इसका परिणाम यह निकला दोस्तों कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन ये जाफर जो था बस केवल नाम मात्र का जो है गद्दी पर मतलब बैठा था, बाकी सारा काम अंग्रेज लोग ही कर रहे थे। बाद में फिर क्या हुआ, बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया था। अंग्रेजों को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी, जिससे आगे चल करके उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया। बंगाल की आर्थिक दुर्दशा की शुरुआत भी मीर जाफर के आने से शुरू हो चुकी थी। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की कूटनीति, विश्वासघात और सैन्य कौशल की विजय थी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की मजबूत आधारशिला रखी। और जो कुछ भी कमी रही आगे 1757 का हम चर्चा करेंगे, मतलब कि जो 1764 का बक्सर का युद्ध उसके बारे में। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला युद्ध था। इस विजय ने अंग्रेजों को बंगाल की अपार संपत्ति और शक्ति दी। 1857 से पहले अंग्रेजों की सर्वप्रथम सबसे पहली बड़ी विजय ही मानी जाती है। प्लासी का युद्ध का जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा दोस्तों कि प्लासी के युद्ध ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस युद्ध ने भारत बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी विस्तार की नींव, बंगाल का पूरा कब्जा इसका हो चुका था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। वास्तव में बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। मीर जाफर केवल नाम मात्र का नवाब रह गया। बंगाल अंग्रेजों के लिए धन का स्रोत बन चुका था, बंगाल से खूब धन लूटा गया। आर्थिक प्रभाव यह पड़ा दोस्तों कि अंग्रेजों को बंगाल का अपार धन संपत्ति प्राप्त हुआ। मीर जाफर ने अंग्रेजों को भारी धनराशि उपहार स्वरूप दी। लगभग में 1 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से दिया गया था मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों को। अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनने की दिशा यही से मिल चुकी थी। कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों ने लूट घसोट तथा निजी व्यापार से व्यापक धन कमाया। बंगाल की आर्थिक समृद्धि अंग्रेजों के शोषण का शिकार होने लगी। तमाम सारी चीजें सामने आती गई और ऐसे में आप देखेंगे लगातार जो है ये सब चीजें चलती रही और बहुत ज्यादा फायदा हुआ अंग्रेजों को। राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी। अंग्रेजों ने बंगाल की नीतियों और प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। नवाब की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने अन्य भारतीय राज्यों को संदेश दे दिया था कि षड्यंत्र और चालाकी से भी राज्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अंग्रेजों को लगने लगा था और अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिटिश शक्ति में वृद्धि हुई इससे। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भारत में बहुत बढ़ गई। अन्य भारतीय शासक अंग्रेजों से डरने लगे। कंपनी को और अधिक सेनाएं रखने तथा विस्तार करने की शक्ति भी इसके द्वारा फिर मिल जाती है। व्यापार और शासन की ओर बढ़ने का मार्ग भी यहाँ से खुल जाता है। ठीक है, तमाम सारी चीजें हुई। इधर शॉर्ट फॉर्म में आप समझते रहिएगा। तो सामाजिक प्रभाव ये पड़ा कि बंगाल की जनता पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया। अंग्रेजों ने स्थानीय उद्योगों और व्यापार को कमजोर कर दिया। किसानों और कारीगरों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। समाज में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच असमानता बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके तमाम सारी चीजें हुई। आप समझते हैं प्लासी के युद्ध के बाद में दूसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की बात की है दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर यानी बिहार में पड़ता है। मेजर हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति थे। अंग्रेजों की विजय होती है। प्लासी के बाद अंग्रेजों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी, परंतु बंगाल के नए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मिलकर के अंग्रेजों को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि मीर जाफर कुछ दिन तक गद्दी पर बैठा था, फिर मीर जाफर जो था वो सही तरीके से शासन नहीं कर पा रहा था, तो अंग्रेजों ने फिर से मीर कासिम को गद्दी दे दी।
मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम को लगा कि मैं थोड़ा सा, अंग्रेज लोग ज्यादा मीर कासिम को दबाने लगे। ऐसे मीर कासिम जो है और लोगों से मिला, खास करके अवध के नवाब सुजाउद्दौला से और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। इन तीनों ने मिलकर के फिर से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा छोड़ दिया। युद्ध का कारण क्या रहा बक्सर के, इसको समझते हैं। मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना पड़ा। अंग्रेजों ने उसके साथ भेदभाव किया और पुनः व्यापारिक छूट की मांग करी। मीर कासिम ने राजधानी मुंगेर से में किला बनवाया और सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। अंग्रेजों से युद्ध को में हारने के बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिला। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों को हराने की योजना बनाई। अब चूंकि जब ये हुआ, मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो जो था वो सेनापति था। ये आपकी फोटो देख सकते हैं। तो पटना बक्सर गंगा नदी किनारे आपके इधर पड़ता, उसी समय युद्ध हुआ था। ठीक है, अब युद्ध का समझते कैसे कैसे युद्ध हुआ। पहले क्या हुआ, 21 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो की सेना बक्सर के पास पहुंची। 22 अक्टूबर दूसरे दिन सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। भारतीय सेना की संख्या अधिक थी परंतु उनकी व्यवस्था कमजोर थी। भारतीय सेना मतलब व्यवस्था भारतीय सेनाओं की कमजोर थी। अंग्रेजी सेना अनुशासित, संगठित और तोपों की सुसज्जित थी। हेक्टर मुनरो ने अपनी तोपों और बंदूकों से भारतीय सेना पर भीषण प्रहार किया। भारतीय सेना में समन्वय का अभाव था जिससे वे पराजित हुए। शुजाउद्दौला मीर कासिम युद्ध भूमि छोड़कर के भाग चुके थे। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए और इस प्रकार अंग्रेजों की निर्णायक विजय होती है। इस तरीके से यह युद्ध भी कहीं ना कहीं पे जब इस तरीके से भागेंगे युद्ध छोड़ करके, तो भाई सेनाएं या बाकी के जो राजा हैं वो सोचेंगे जब तीन तीन लोग मिलकर के अंग्रेजों को नहीं भगा पाए तो हम अकेले क्या कर पाएंगे। तो ऐसे में फिर अंग्रेजों का दबदबा इस युद्ध से और ज्यादा बढ़ गया। परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों की यह विजय प्लासी की विजय से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी जो मुगल बादशाह थे। सबसे बड़ी बात यही, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इसका विवरण जो है हम आगे चल करके समझेंगे। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ हुई थी। तो इस तरीके से यह युद्ध भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का आधार बना। इसके बाद अंग्रेजों का भारत में शासन व्यापार से बढ़कर के राजनीतिक हो चुका था। अब भारत में अंग्रेजों का राजनीति में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से हो चुका था। प्लासी के बाद जो शक्ति बढ़ी थी वह बक्सर के बाद और भी सुदृढ़ हो गई और भी अच्छी हो गई। बक्सर के युद्ध के प्रभाव की अगर बात की दोस्तों, तो बक्सर के युद्ध के प्रभाव की बात की जाए तो इससे व्यापारिक वास्तविक सत्ता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया ब्रिटिशर्स ने। और इस युद्ध में दूरगामी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिणाम बहुत सारे निकले। इलाहाबाद की संधि होती है, उसकी संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है। 1765 में अंग्रेजों ने तीनों पराजित शासकों के साथ संधि की इलाहाबाद में। पहली बात, कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच संधि हुई कि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिया, यानी ब्रिटिशर्स को दे दिया। बदले में कंपनी ने उन्हें प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया राजा को, कि हम तुमको 26 लाख रुपए प्रति साल हर साल देंगे और आप जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी जमीन हमको दे दीजिए। इलाहाबाद और कड़ा जिले सम्राट को दे दिए गए। इस तरीके से चीजें यहां पर हुई। उधर तो आप पॉइंट पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। कंपनी और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की जो संधि हुई थी इलाहाबाद में, नवाब ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अवध के कुछ क्षेत्र कंपनी को दे दिए गए। भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देने पर सहमति हुई। कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के उत्तराधिकारी के साथ संधि। मीर कासिम भाग करके शरण में चला गया, इसलिए उसके उत्तराधिकारी से संधि हुई। उसने अंग्रेजों की प्रभुता स्वीकार कर ली और क्षतिपूर्ति देने की शर्त भी मान ली। इस तरीके से मतलब अंग्रेजों का दबदबा रहा, अंग्रेज लोग जीत गए थे, इसलिए सारी संधियां जो है अंग्रेज लोगों ने ही दी करी थी, सारी चीज बताई थी और ये सभी लोग मानते चले गए। ठीक है, दीवानी अधिकार। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने, टैक्स वसूलने का काम जो है अंग्रेजों के पास हो गया। कंपनी को क्या लाभ हुआ इससे? अब कंपनी को सीधे राज्य के राजस्व यानी टैक्स पर अधिकार मिल गया। इससे कंपनी को नियमित बड़ी आय होने लगी। कंपनी को सैनिक खर्चा, प्रशासनिक खर्चे चलाने की सुविधा मिल गई। या कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व की नींव यहीं से शुरू हो जाती है। किसी भी भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार दीवानी कहलाता है। मैस द्वार शासन का खर्च इसी से चला जाता था।
द्वैध शासन भी आप देखते हैं शुरू हुआ। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। मतलब राजस्व वसूली कंपनी के पास, धन संपत्ति का प्रबंधन कंपनी के पास, आर्थिक प्रशासन कंपनी के पास, नवाब के पास कानून व्यवस्था, फौज और पुलिस और न्यायिक कार्य का ये इनके पास था। मतलब किसके पास? वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी और नाम मात्र की शक्ति नवाब के पास थी। बस इतना समझ लीजिए। असली सत्ता कंपनी के पास थी, नवाब केवल नाम मात्र का शासक था। नवाब को निश्चित वार्षिक वेतन दी जाती थी, टैक्स से कोई मतलब नहीं होता था नवाब को। प्रशासनिक कार्य में कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं था। जनता पर अत्याचार बढ़े क्योंकि कंपनी को केवल धन चाहिए था। व्यवस्था 1772 तक चली, फिर उसके बाद खत्म हो गई। इसका कई प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों की भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई। मुगल साम्राज्य केवल औपचारिक रूप से रह गया। कंपनी का अन्य भारतीय राज्यों के पर प्रभाव बढ़ा। आर्थिक प्रभाव यह पड़ा कि कंपनी को विशाल राजस्व स्रोत यानी कि टैक्स वसूलने का पूरा एक बढ़िया चीज मिल गया, पूरा दायरा मिल गया। भारत की संपत्ति का दोहन बढ़ा। कंपनी की आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। प्रशासनिक प्रभाव यह पड़ा कि कंपनी ने धीरे धीरे प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। द्वैध शासन के माध्यम से कंपनी ने अनुभव प्राप्त किया और आगे चल करके पूर्ण शासन की स्थापना का आधार यहीं से बन जाता है। सामाजिक प्रभाव यह पड़ा कि जनता पर करों का बोझ बढ़ा, अकाल और गरीबी बढ़ी, शोषण की प्रवृत्ति तेज हुई, सामाजिक असंतोष बढ़ने लगा। बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में वास्तविक शासन प्राप्त करने का एक मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध ने के परिणाम स्वरूप कंपनी को दीवानी अधिकार मिला और उससे धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये तो इस तरह की चीजें हुई, आप देखेंगे यहाँ पर चीजें दोस्तों। एक मैंने सिनेरियो रख दिया है, आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये पूरा एक मैंने सिनेरियो तैयार किया ताकि आप इसको देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण सिजाउद्दौला, मतलब से ये जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आपके लिए मिल जाएंगी। जैसे देखिए 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा भारत आया। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून को। 1764 में बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन समाप्त किया गया। ठीक है। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। 1756 1757 तक इसका समय काल रहा। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था, प्लासी का विजेता था, प्लासी युद्ध के युद्ध का। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, गद्दार था। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, 1760 1763 तक रहा। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का सेनापति था, बक्सर का विजेता था। बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, साल द्वितीय मुगल सम्राट था। ये सब चीजें आप देख सकते हैं और ये आपका कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चीजों को और समझने का, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के प्रमुख कारण जो रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा सा देख पाएंगे। अच्छा, ब्रिटिश की सत्ता जो है भारत में क्यों एक प्रकार से आकर्षित हुई, क्यों ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो पाई? ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत करके 1757 के प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक। 18वीं शताब्दी में भारत अनेक राज्यों में जो है बटा हुआ था। मुगल सम्राट कमजोर हो चुका था, केंद्रीय सत्ता का कमी था, प्रांतीय शासक स्वार्थी और आपस में संघर्षरत थे, राज्यों के बीच एकता और सहयोग नहीं था। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपना करके आसानी से शासन स्थापित कर लिया था। यह बात आप ध्यान रखिए। ठीक है। फिर इसका आर्थिक कारण यह हुआ कि भारत की अपार संपत्ति और समृद्धि ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उर्वर भूमि तथा समृद्ध व्यापार यहाँ पर था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार से धन कमाना, जो बाद में राजनीतिक सत्ता में बदल चुका था। यानी पहले धन कमाने के लिए आए थे, बाद में फिर पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में कूद गए। भारतीय शासकों की आर्थिक कमजोरी और भ्रष्टाचार का लाभ उठाया। कर के शोषण और लूट से कंपनी धनी होती चली गई। राजनीतिक कारण यह था दोस्तों कि भारतीय समाज जात पात, ऊंच नीच और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। सामाजिक एकता का अभाव था। अंग्रेजी अपनी आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी की वजह से श्रेष्ठ प्रतीत होते थे। भारतीय समाज में अंधविश्वास और रूढ़वादिता फैली हुई थी। प्रशासनिक कारण यह रहा कि भारतीय राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत कमजोर थी। न्याय व्यवस्था अव्यवस्थित थी, भ्रष्ट थी। अधिकारियों में ईमानदारी का अभाव था। अंग्रेजों ने सुव्यवस्थित प्रशासन, न्याय और शांति का दिखावा करके जनता का विश्वास जीता और तमाम सारी चीजें अंग्रेजों ने किया। ठीक है। सैन्य कारण यह रहा कि
अंग्रेजों की सेना प्रशिक्षित थी, अनुशासित थी और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी। भारतीय सेनाएं असंगठित थी, पारंपरिक हथियारों पर निर्भर थी, इसलिए हार गई। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को लालच, वेतन और सुविधाएं देकर के अपने पक्ष में कर लिया, खास करके सेनापतियों को। समुद्री शक्ति में अंग्रेज बहुत आगे थे, जिससे उन्हें बाहरी सहायता भी मिलती रहती थी। कूटनीतिक कारण, अंग्रेजों ने संधियों, समझौते और कूटनीति से भारतीय शासकों को अपने पक्ष में किया। सहायक संधि प्रणाली द्वारा राज्यों को निर्भर और कमजोर बनाया। एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध भड़का करके अपने हित को साध लेते थे और ये दोनों राजाओं को आपस में लड़ा देते थे। योग्य कूटनीति के बिना अधिक खर्च के राज्य का अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि बिना कम खर्चे में बहुत अधिक मात्रा में लोगों ने काम कर लिया। अब इस सभी संपूर्ण इकाई का पुनरावलोकन यहाँ पर आपके समक्ष मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ आप पीडीएफ पढ़ेंगे, ये सब चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब उसमें मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स में। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इनके आंसर भी आपके बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें हुई। तो यहाँ पर अब आप कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा हो गया था? दोस्तों बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? बताएंगे बिल्कुल, 23 जून 1757 की ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो मीर जाफर का विश्वासघात, क्योंकि मीर जाफर सेनापति था, उसने विश्वासघात कर दिया था, इसी वजह से हार गए थे। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? बताएंगे, तो वो नवाब था सिराजुद्दौला, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोधी कौन थे? अंग्रेजों के विरोधी थे दोस्तों कौन? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, हेक्टर मुनरो के खिलाफ, लेकिन हार गए थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से किसने नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो ने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव गलत है। बक्सर के युद्ध में दोस्तों कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव तो दोस्तों लड़ा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट में लड़ा था प्लासी के युद्ध में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो अंग्रेज, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, सभी के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के अनुसार दीवानी अधिकार किसे मिले थे? अंग्रेजों को, सी ऑप्शन। दीवानी अधिकार मिलने का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है कर वसूलने का अधिकार, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दीवानी अधिकार किस वर्ष अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए दोस्तों 1765 में। ठीक है, 1772 में समाप्त हो गए थे। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को सबसे अधिक लाभ क्या हुआ था? कर वसूलने का अधिकार मिल चुका था, सबसे बड़ा लाभ यही हुआ था। और यहीं से क्या हुआ, पैसा इनके पास खूब हो गया, सेना बढ़ा लिए, सब कुछ कर लिए इसके बाद में। रॉबर्ट क्लाइव किस कंपनी से संबंधित था? रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम कौन था? ये बंगाल का नवाब था मीर कासिम। सुजाउद्दौला कौन था? सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सॉरी अवध का नवाब था, बी ऑप्शन। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, लेकिन सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। शाह आलम द्वितीय कौन था? ये था दोस्तों मुगल सम्राट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दीवानी अधिकार प्राप्त करने से अंग्रेजों की आय में क्या परिवर्तन हुआ? इनके परिवर्तन बहुत अधिक जो है आय में वृद्धि हुई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में वास्तविक शक्ति किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, बक्सर के युद्ध ने किसकी नींव रखी थी? बक्सर के युद्ध ने दोस्तों अंग्रेजों की सत्ता की नींव रख दी थी, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो प्लासी का युद्ध में से सबसे पहले हुआ था। प्लासी का युद्ध दोस्तों सबसे पहले हुआ था 1757 में। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन समझे, बाकी मैं प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये सभी आपको पीडीएफ मिलेगा, सारी चीजें पीडीएफ के लिए मैंने तैयार कर दिया है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं दोस्तों, 9984 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एसएमएस करेंगे? इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा।
दोस्तों थर्ड सेमेस्टर के लिए फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखी गई है। जैसे आप इतना लिख करके व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। केवल फर्स्ट सेमेस्टर की मतलब केवल थर्ड सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। लेकिन अगर आप थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो 50 रुपए की छूट चल रही है, इस समय ऑफर चल रहा है। यानी वैसे तो थर्ड एंड फोर्थ की 200 रुपए फीस होती है, 2 सेमेस्टर की 200, लेकिन अभी 150 रुपए फीस में आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर का नोट्स और फोर्थ सेमेस्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड का पेपर अभी जब तक होगा तब तक थर्ड का मिलेगा, फिर उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर के ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। जैसे आपका पेपर हो जाएगा आप बताइएगा, गुरुजी मेरा फोर्थ का पेपर हो गया, मुझे अब आप जो है जोड़ दीजिए, मतलब कि थर्ड का पेपर होगा फोर्थ में जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा कर देंगे तो मात्र 150 रुपए आप में सब हो जाएगा आपका। इसमें आपको सभी विषय के नोट्स मिलेंगे, इसमें आपका मेजर माइनर को करिकुलर शामिल होगा। को करिकुलर परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो ऑब्जेक्टिव के लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अगर मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो उसके भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट, इन सभी के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये तो यूनिट वाइज कुछ नोट्स मैं दूंगा, फिर इसके बाद में तमाम सारे आपके मॉडल पेपर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लिखने वाले अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इन सभी के मिलेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे 60 रुपए की पड़ती है, तो कम से कम 5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो या 4 सब्जेक्ट की कम से कम 300 रुपए या 250 रुपए से ऊपर आपके खर्चा लग जाते हैं एक सेमेस्टर में। 600-700 रुपए के खर्चा आपके लग जाते हैं 2 सेमेस्टर में। अगर किताब लेंगे तो और खर्चा लग जाएगा। तो ये सब अगर नहीं लेना है तो आप मात्र 150 रुपए फीस जमा करके थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा कर दीजिए, आराम से पढ़िए पर पूरा 1 साल तक। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए बड़ा बेस्ट कर दिया गया, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से आप हैं आप एसएमएस कीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं, जैसा आपके पास व्यवस्था हो। ठीक है, किसी भी नंबर से आप एसएमएस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जोड़ा जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।